हेलो क्लास 12th बच्चों, आप लोगों का समाजशास्त्र में नया लेसन प्रारंभ हुआ था, जनसंपर्क साधन और संचार। तो जनसंपर्क में संचार के कौन से साधन हैं, इनके बारे में हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है और नेटवर्क त्रुटि के कारण पूरा वीडियो एक साथ नहीं बना पाए हैं। तो इसलिए अब ये दूसरा वीडियो जो है, इसमें आप लोगों को संचार इसके बारे में बताएंगे कि संचार जो है इसका परिचय दिया जाएगा कि यह क्या है। संचार जो है यह मानवीय अंतःक्रियाओं का एक प्रमुख आधार है और इस संचार की प्रक्रिया के अभाव में सामाजिक जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संचार की प्रक्रिया जो है, इससे हमारा तात्पर्य यह है कि उन सभी तरीकों, साधनों और क्रियाओं से है जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति या समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह को अपने विचारों एवं भावनाओं से अवगत कराता है। तो इसमें आई.पी. तिवारी जो हैं, उन्होंने जीवन के एक आवश्यक संगठक को बताते हुए लिखा है कि संचार जीवन का प्रकार्य है और एक प्रकार के रूप में वह इसके साथ अभिन्न रूप से संबंध है और संचार के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि संचार जीवन के साथ प्रारंभ होता है और तभी तक उसका अंत होता है। जब जीवन समाप्त होता है तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। और इसको संक्षेप में ये कह सकते हैं कि संचार जीवन के साथ ही समाप्त होता है। अब संचार के अनेक रूप भी होते हैं, तो इसमें इन्होंने संचार के मुख्य 4 रूप बताए हैं। तो पहला है कि व्यक्ति स्वयं से भी संचार करता है, किसी विशेष कार्य से स्वयं को संतुष्ट या असंतुष्ट का अनुभव करता है और कभी कभी स्वयं से भी वह अंत में गुजरता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि स्वयं से ही विचार विमर्श या भावनाओं की अभिव्यक्ति को क्या कहेंगे, अंतःव्यक्ति संचार। तो ये जो है पहला हमारा हो गया अंतःव्यक्ति संचार। इसमें व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट और असंतुष्ट होता है और अपनी भावनाओं को स्वयं से ही बातचीत करता है। तो यह अंतःव्यक्ति संचार हो गया। और दूसरी तरह का संचार हमारा हुआ कि जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करता है, तो ऐसा आदान प्रदान प्रायः आमने सामने की स्थिति से होता है, तो उसे कहेंगे अंतर्व्यक्ति संचार। अंतर्व्यक्ति मतलब दूसरे व्यक्ति से हम जो है वह बातचीत कर रहे हैं आमने सामने बैठ के। तो ये दूसरा हो गया अंतर्व्यक्ति संचार। फिर तीसरा है कि जब व्यक्ति किसी सामूहिक परिस्थिति में होता है, और सामूहिक परिस्थिति का मतलब कि वह अपने किसी व्यापार क्षेत्र में हो, स्वयं का उसका अपना कोई व्यापार हो, तो अपने और अपने सहकर्मियों के साथ वह विविध रूप से संचार करता है। तो इस स्थिति को समूह संचार की संज्ञा दी जाती है।
तो इसमें एक व्यक्ति जब किसी व्यापारी से संबंधित होता है और वह अपने सहकर्मियों जो उसके अंतर्गत काम अंडर में करते हैं उनसे जब वह संचार करता है तो उसे समूह संचार कहा जाता है। तो ये हो गया तीसरी प्रकार का संचार। फिर चौथा संचार है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है जहाँ अनेक व्यवसायों के लोग एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। तो अनेक व्यवसाय का मतलब हुआ जैसे किसी राजनीतिक सभा या धार्मिक सभा या छवि गृह में व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों एवं व्यवसाय के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संचार करते हैं, तो उसे कहते हैं सामाजिक संचार। तो ये 4 प्रकार के संचार थे। इसमें अंतः व्यक्ति संचार पहला, दूसरा था अंतर व्यक्ति संचार, और तीसरा था समूह संचार, और चौथा था सामाजिक संचार। तो ये 4 प्रकार के संचार प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। लेकिन विज्ञान तथा प्रौद्योगिक के विकास ने संचार के एक नई क्रांति पैदा की है। उसने तकनीकी से यह संभव बना दिया कि कोई संचारकर्ता एक ही समय में सुदूर स्थित फैले हुए असंबद्ध और लाखों लोगों तक अपने विचार और भावनाओं को पहुंचा सके। तो क्या किया गया, संचार को, इस व्यापक प्रक्रिया को, ये जो व्यापक प्रक्रिया होती है जो लाखों लोगों के पास व्यक्ति अपने बात को, भावनाओं को पहुंचा सकता है, तो उसे ही हम जन संचार कहते हैं। तो जन संचार में प्रयोग किए जाने वाले जो माध्यम हैं वह आधुनिक समाजों और विकासोन्मुख समाजों में जन संचार के माध्यमों का महत्व बहुत अधिक है। विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की सफलता के लिए इसमें एक अनिवार्य शर्त और एक सूचक बनाया गया है। तो वह अनिवार्य और सूचक जो है उसको बताएं। अब जन संचार जो है इसकी परिभाषा आपको बताएंगे कि जन संचार विचारों व भावनाओं के आदान प्रदान की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई संचारकर्ता एक ही समय में सुदूर फैले जन समूहों को संदेश पहुंचा सकता है। तो इसको परिभाषित करते हुए मल्हान ने अपने शब्दों में कहा है कि जन संचार उन समस्त साधनों एवं विधियों को कहते हैं, जन संचार उन समस्त साधनों एवं विधियों को कहते हैं जिनके द्वारा दूर दूर फैले बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ संदेश पहुंचाया जा सके या सूचना दी जा सके और उनके साथ अनुभवों अथवा मनोरंजन में सहभागिता की जा सके। और दूसरी परिभाषा है गवर्नर के शब्दों में। इन्होंने कहा है कि जन संचार शब्द का प्रयोग संचार के उन सभी अवैयक्तिक साधनों के लिए किया जाता है जिनके द्वारा श्रव्य अथवा दृश्य संदेश प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति तक प्रसारित किया जाता है। वास्तव में संचार के क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग ने जन संचार की संभावना को संभव बना दिया है।
अब इसमें जो है जनसंचार के, इनकी परिभाषा, इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा। फिर अब आगे है कि जनसंचार के माध्यम से उन समस्त साधनों से है जिनके द्वारा जनसंचार किया जाता है। अब अंग्रेजी के जन समूह के लिए मैसेज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जन समूह जो है अन्य समूहों से भिन्न होते हैं और इन समूहों से एक विस्तृत क्षेत्र में विविधतापूर्ण लोगों के समूह से है, जो किसी एक समय में देश के अनेक छवि ग्रहों में प्रदर्शित किया जाता है। लाखों लोग अपने देख रेख में होते हैं, लेकिन एक दूसरे से न तो परिचित हैं और न ही किसी प्रकार से संबंधित। वे तो उस चलचित्र के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ऐसे समूहों को जन समूह कहा जाता है और ऐसे जन समूह के साथ संचार की प्रक्रिया जनसंचार कही जाती है। तो अब इससे यह निष्कर्ष हम निकालेंगे कि जनसंचार का माध्यम वह चलचित्र है जिसे एक ही समय जन समूह देश के विभिन्न भागों में देख रहे हैं। जनसंचार और उसके माध्यम एक दूसरे से इतने अपृथकनीय हैं कि वे एक दूसरे से पर्याय बने जा रहे हैं। जनसंचार के माध्यमों से प्रिंट मीडिया, रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न, ये इसके प्रमुख साधन हैं। और इसके अतिरिक्त जो है माध्यम प्रदर्शनी है, मेले हैं, डिमोनेस्ट्रेशन है, फार्म हैं, ये सब आते हैं। अब हम लोग आगे आएंगे जनसंचार के प्रमुख साधन। तो जनसंचार के प्रमुख साधन क्या हैं? तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला हम देखेंगे प्रिंट मीडिया, कि प्रिंट मीडिया जो है यह जनसंचार का एक माध्यम है। तो ये प्रिंट मीडिया जो है यह प्रेस के आविष्कार ने जो है इसे बना है, इसे सुरक्षित रखने की दिशा में एक क्रांति पैदा कर दी। जैसे छापे खाने द्वारा संदेशों और सूचनाओं को पुस्तकों के रूप में मुद्रित करके दीर्घ काल के लिए संचित किया जा सकता है और उन्हें दूर तक वितरित भी किया जा सकता है। अब संदेशों को कंठस्थ करने की आवश्यकता जो है वह नहीं है, क्योंकि वो पुस्तकों में छप गया है और उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये प्रिंट मीडिया में इन माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे समाचार पत्र हुए, पुस्तकें हुई, पत्रिकाएं हुई, शोध हुए और सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, रिपोर्ट, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन आधुनिक युग में क्या है कि समाचार पत्र सबसे अधिक शक्तिशाली प्रिंट मीडिया माना जा रहा है। समाचार पत्र में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं नहीं होती। इन सूचनाओं को व्याख्या समसामाजिक विषयों पर लेख आदि में मिलता है। समाचार पत्र जो हैं वह समाज के लोगों के लिए उनकी रुचि के अनुसार पठनीय सामग्री व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। तो इसमें क्या है, कौन सी सामग्री लें? जैसे खिलाड़ियों के लिए खेल कूद हो गया, व्यापारियों के लिए वाणिज्यिक और उद्योग संबंधी गतिविधियां हो गई, और जन समाज के लिए वर वधू की तलाश, ये सब हो गई, वैवाहिक विज्ञापन हो गए। तो समाचार पत्र में इनको प्रकाशित किया जाता है। मनोरंजन के लिए हास्य विनोद के चित्र होते हैं, चुटकुले होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सांस्कृतिक गतिविधियों की चर्चा के लिए
भी एक कॉलम उसमें निश्चित कर दिया जाता है, जिसमें महिला जगत, बाल जगत, ये सब चीज़ें जो हैं ये उसमें दर्शाई जाती हैं। लेकिन विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से वह लोगों के वाणिज्य और उद्योग में मदद करता है। लेकिन ये देखा जाएगा कि समाचार पत्रों की सामाजिक महत्व का पता उनके बारे में प्रचलित जो लिखा रहता है उसी से पता चलता है। तो जिस समाज में के समाचार पत्र एक साधन प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, वह समाज अपने आप में निश्चिंत हो जाता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो समाचार पत्र शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन गया है। प्रजातांत्रिक समाजों में जहां प्रेस को स्वतंत्रता है कि जिस समूह के हाथ में प्रेस की ताकत होती है, वह शक्तिशाली समूह के रूप में उभर कर सामने आता है और उसमें समाचार पत्र खरीदने में रुचि होती है। इतना ही नहीं, समाचार पत्र खरीदते तो हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन जनसंचार के सभी माध्यमों के पाठक, श्रोता अथवा दर्शक इनके प्रति चयनशील प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो चयनशील प्रतिक्रिया इस सिद्धांत पर लागू होती है कि वे केवल उन्हीं संदेशों को चुनते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है, बाकी संदेशों के प्रति उदासीन नहीं होते। बहुत से लोग जब समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो जो खेल से संबंधित होते हैं वह खेल वाला पढ़ेंगे, व्यापारी वाणिज्य वाला पढ़ेंगे, तो उसमें जिसमें उनकी रुचि होती है वह उसी को पढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को वह ध्यान से नहीं देखते हैं। अब दूसरा है हमारा रेडियो। तो रेडियो जो है वह श्रव्य माध्यमों में सबसे अधिक शक्तिशाली संचार का माध्यम माना गया है रेडियो को। इसके सामाजिक प्रभावों का दायरा बहुत ही व्यापक होता है। इसके सामाजिक का दायरा जो है वो बहुत व्यापक होता है। तो आकबर्न ने क्या कहा है, आकबर्न के शब्दों को सुनेंगे कि आकबर्न ने कहा है कि रेडियो के माध्यम से समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक श्रोता समूहों से संचार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें श्रोता समूह के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें रेडियो में केवल सुनना है और समाचार पत्रों में क्या है, उसको पढ़ना है। तो इसलिए इसमें शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है, सुनने की शक्ति सबके अंदर होती है। तो इसे एक ही बार में खरीदना पड़ेगा, रोज़ नहीं लेना पड़ेगा समाचार पत्रों की तरह। और ट्रांजिस्टर आविष्कार में इससे इतना सुगम बना दिया कि चाहे जहां उसे पॉकेट में ले जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त रेडियो सूचनाओं, घटनाओं को नाटकीय ढंग से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो जिससे यह श्रोताओं को भावात्मक रूप से जो है प्रभावित करता है। समाचार पत्रों में यह क्षमता नहीं है। तो ये कहा जाएगा कि रेडियो पर वाद विवाद के भी प्रस्तुत किए जाते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से भी समाचार पत्रों की तुलना से अधिक सक्षम है। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि रेडियो भी संचार का एक सीमित माध्यम है, क्योंकि वह भी जाति, प्रजाति, धर्म की भावनाओं एवं प्रथाओं के विरुद्ध संचार करने में समर्थ नहीं हो सकता। श्रोता को चयनशीलता इस पर भी उतनी ही करनी है जितनी कि समाचार पत्रों पर। फिर भी विकासशील देशों के लिए रेडियो सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि रेडियो में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग समाचार सुनते हैं,
बहुत से लोग कृषि से संबंधित बातों को सुनते हैं, बहुत से लोग गाने सुनते हैं, बहुत से लोग नाटक देखते हैं। तो वह भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार ही इसमें भी काम करता है। फिर अब तीसरा है हमारा चलचित्र। चलचित्र का मतलब जो पिक्चर होती है, सिनेमा। तो चलचित्र में क्या है, इसमें व्यक्ति सुनता भी है और देखता भी है, दोनों माध्यम है। तो इसके द्वारा पात्रों के साथ घटित हुए जीवन रूप में इसे दिखाया जाता है। तो इसलिए यह समाचार पत्र और रेडियो आदि से अधिक प्रभावशाली रहता है। चलचित्रों के नायक नायिकाओं के साथ दर्शक इतना आत्मसात का अनुभव करते हैं कि वह उनके साथ ही दुख सुख की अनुभूति भी करते हैं। दुख की सुख की अनुभूति कैसे, जैसे अगर कहीं कोई दुखद सीन आ गया, किसी की विदाई हो गई, किसी की मृत्यु हो गई या लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें व्यक्ति आप देखिए कि पिक्चर देखते समय, चलचित्र को देखते समय रोने भी लगता है। और कभी कोई हंसी मजाक वाली बात होती है तो उसमें वह अपने आप को हंसता भी है। तो इसमें वह अपने सुख दुख की अनुभूति इसमें व्यक्ति की दिखाई पड़ती है। सहानुभूति तत्व भी इस क्षेत्र में मिलता है। तो विनोबा भावे ने कहा है कि वे एक साल में पद यात्रा करके जितने जनसमूह से बातचीत कर पाते हैं, अपना संदेश दे पाते हैं, उतने लोगों से किसी चलचित्र के नायक नायिका एक ही दिन में बातचीत कर लेते हैं। इसलिए चलचित्र संचार एक लोकप्रिय एवं सशक्त माध्यम बन गया है। यही कारण है कि व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थान अपनी वस्तुओं की बिक्री की वृद्धि के लिए विज्ञापनों में शैक्षिक संस्थान शिक्षण तकनीकी के रूप में तथा सरकार विभिन्न गतिविधियों के प्रति जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए चलचित्र के माध्यम का प्रयोग करती है और इस माध्यम से सामाजिक प्रभावों के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही पक्ष सामने आते हैं। फैशन है, नवीन वस्तुओं के प्रसार हैं, ये सब चलचित्र की सहायता से सिद्ध हो जाते हैं। अब चौथा है हमारा टेलीविज़न। आजकल वर्तमान में टेलीविज़न ने भी नई सूचना एवं क्रांति को जन्म दिया है। इसे जादुई डिब्बा तथा आँखों को अपने से चिपकाने वाला भी कहा जाता है। यह छोटे पर्दे पर चलचित्र ही नहीं, उसमें अधिक प्रभावशाली, चलचित्र से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। इसको प्रभावित करने के तीन कारण हैं। पहला है कि व्यक्ति के घर के भीतर ही संसार की महत्वपूर्ण घटनाएं, सूचनाएं एवं मनोरंजन कार्यक्रमों को साकार उपस्थित कर देता है। और दूसरा है कि 2 दशक टेलीविज़न अपनी सुविधा के अनुसार देख सकता है और साधारण जो है दर्शक उन आराम के क्षणों में टेलीविज़न देखते हैं जबकि वे कार्यक्रम के संदेह को ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक संवेदनशील हो सकते हैं। तो यह 3 जो है इसके बहुउद्देशीय माध्यम हैं। लेकिन किसी भी दिशा में जन एवं धन के साधनों को गतिशील करने के लिए टेलीविज़न के प्रोग्राम बहुत उपयोगी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने यह संभव बना दिया है कि टेलीविज़न संसार की प्रमुख घटनाओं को जैसे का तैसा आंखों देखा हाल के रूप में तत्काल प्रदर्शित
करता है। इससे व्यक्ति स्वयं को उन घटनाओं का सहभागी और साक्षी महसूस करता है जिसमें टेलीविज़न की संभावनाएं किस दिशा में और किस मात्रा में प्रयोग की जा सकें। यह उस समाज के विकास के स्तर और संस्कृति पर आधारित होता है। अब ये कुछ समय पहले तक टेलीविज़न को एक खर्चीला माध्यम मानते थे, जिसके लिए खर्चीले साधनों की आवश्यकता होती थी। यह अब जो है सन 1982 के बाद 1982 के बाद भारत में टेलीविज़न का काफ़ी तीव्रता से विकास हुआ और अब क्या है, टेलीविज़न भी समाज के काफ़ी लोगों में पहुंच गया है और इस पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम आधुनिक मूल्यों व पश्चिमी संस्कृति के प्रसार में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए कई बार टेलीविज़न पर भारतीय संस्कृति परंपरागत मूल्यों को नष्ट करने पर भी आरोप लगाया जा रहा है। तो ये हमने देखा कि के संचार के जो हैं कौन कौन से साधन थे। तो पहला था प्रिंट मीडिया और दूसरा था रेडियो, तीसरा था चलचित्र और चौथा था टेलीविज़न। अब हम लोग देखेंगे आगे, हमारा टॉपिक है जनसंचार के माध्यमों की विशेषताएं। तो ये भी कुछ पॉइंटों के अंतर्गत देखा जाएगा। तो पहला है उच्च तकनीकी पर आधारित। पहला है हमारा उच्च तकनीकी पर आधारित। तो जनसंचार के माध्यमों में उच्च स्तरीय तकनीकी का प्रयोग होता है। इसमें प्रयुक्त होने वाले यंत्र उत्पन्न और जटिल प्रणाली वाले होते हैं और इनका निर्माण जो है, संचालन एवं रखरखाव तीनों ही विशिष्ट योग्यता की मांग करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षण इस प्रशिक्षण के साधनों और सुविधा के अभाव में जनसंचार के माध्यमों का पूर्ण उपयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता। और दूसरा है समकालिकता। समकालिकता जो है, यह माध्यमों की दूसरी विशेषता बताई है इसने कि यह एक ही समय बिंदु पर व्यापक क्षेत्र में फैले श्रोताओं में संचार करने में सक्षम है। और फिर आपका तीसरा है श्रोताओं की विभिन्नता। श्रोताओं की विभिन्नता जो है, जनसंचार के माध्यमों के पाठक, दर्शक या श्रोता, जिन्हें हम सामूहिक रूप से श्रोता ही कह सकते हैं, विविधता से परिपूर्ण होते हैं। आयु, लिंग, जाति, शैक्षिक स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि, यह सब अगर देखा जाए तो श्रोता जनसमूह भिन्नता के लिए ही होते हैं। फिर चौथा है संचार एक वृत्ति के रूप में। जनसंचार के क्षेत्र में संचारकर्ता विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होते हैं। जनसंचार विशिष्ट व्यवसाय का क्षेत्र बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समाचार पत्रों के लिए हैं संवाददाता हैं, संपादक हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, लेखन हैं, आलोचक हैं, ये सब चीज़ें, विशिष्ट कॉलम राइटर हैं, प्रेस फोटोग्राफर है और प्रशिक्षित व्यक्ति भी होते हैं। तो यह सब बात जो है जनसंचार माध्यमों पर लागू होती है। फिर पांचवा है अनाम या गुमनाम प्रचार। अनाम या गुमनाम प्रचार जो है, इससे तात्पर्य ये हमारा है कि अनाम प्रक्रिया है कि संचारकर्ता श्रोता समूह के सम्मुख नहीं होता और न वह जानता है
कि कितने और कौन से श्रोता उसका संदेश ग्रहण कर रहे हैं। श्रोता समूह की प्रतिक्रिया तो बाद में पता चलती है। यह प्रतिक्रिया जैसे संपादक के नाम पत्रों द्वारा एक नाम संचारकर्ता को ही संबोधित करती है। फिर है आपका व्यापक क्षेत्र। तो जनसंचार के माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत बड़े क्षेत्र में श्रोता समूह तक पहुंच सकते हैं और उनका संचार क्षेत्र विश्वव्यापी भी हो सकता है। फिर अगला है संगठित संचार। जनसंख्या के माध्यम संगठित क्षेत्र से संबंधित हैं। बड़े बड़े औपचारिक संगठन इसके द्वारा संचार की प्रक्रिया में लगे होते हैं। फिर है विविध प्रकार। जनसंचार माध्यम जो है अनेक प्रकार करने में सक्षम है। इसमें मैकब्राइड ने कहा है कि जनसंख्या माध्यमों के 8 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सूचना प्रसार, सामाजिकरण, प्रेरणा, वाद विवाद, विचार विमर्श, शिक्षा, सांस्कृतिक उन्नयन, मनोरंजन तथा एकीकरण। तो ये प्रत्येक समाज की संचार नीति इन प्रकारों के माध्यम से वरीयता को निर्धारण करती है। और फिर लास्ट पॉइंट इसका है सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम संभव। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव जहाँ एक ओर विकास की दृष्टि होता है, शिक्षा की दृष्टि से, संसाधनों को दिशा प्रदान करने की दृष्टि में सहायक होता है, तो वहीं जरा सी भी असावधानी का कुप्रभाव भी छोड़ जाता है। जैसे वो देखेंगे हम लोग कि चलचित्रों पर प्रायः आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अपराध, रोमांस और हिंसा को बढ़ावा दिया है, या टेलीविज़न में बच्चों को पढ़ाई में बाधा पड़ रही है। इसलिए इन माध्यमों का प्रयोग सुनिश्चित ढंग से और सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया था जनसंचार के माध्यमों की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट था उच्च तकनीकी पर आधारित, दूसरा था समकालिकता, तीसरा था श्रोताओं की विभिन्नता, चौथा था संचार एक वृत्ति के रूप में, और पांचवा था अनाम या गुमनाम प्रचार, छठवां था व्यापक क्षेत्र, और सातवां था संगठित संचार, और आठवां था विविध प्रकार, और नौवां था सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम। तो आज के लिए इतना हो गया हम लोगों का। हमारा लेसन था जनसंपर्क साधन और जनसंचार। तो ये जितना आप लोगों को बताया है ये इतना अपनी कॉपी पर नोट्स के रूप में कर लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद आगे अब एक लेसन और बचा है हम लोगों का, उसको समाप्त करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको हम लोग करेंगे। और बेटा आप लोगों से फिर यही कहा जा रहा है कि लास्ट में फिर आप लोगों को यही सूचना दे रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। तो आप लोग अपने साथियों से, अपने पास पड़ोस में जिन लोगों ने अभी तक कॉलेज में जाकर प्रवेश नहीं लिया है वह लोग अतिशीघ्र प्रवेश ले लें, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हो जाए। और इसके साथ ही आप लोगों का बोर्ड फॉर्म और 9th 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यह भी अतिशीघ्र जो है वह भरा जाएगा। तो जो लोग प्रवेश नहीं लेंगे
वह इन कार्यों से, इस फॉर्म को भरने से वंचित रह जाएंगे और उनकी पढ़ाई का भी नुकसान होगा। तो इसलिए जितनी ज़्यादा सूचना आप लोगों को दे सकते हैं वह आप लोग दे दीजिए कि सभी लोग आकर के कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ है। अप्रैल से ही खुला हुआ है ऑफिस और प्रवेश हो रहा है, इसलिए आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र आकर के प्रवेश ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।